हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इस कड़ी में मैं अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर, हम लोग मल्टीबैगर सीरीज पे बात कर रहे हैं। मल्टीबैगर सीरीज की यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि मल्टीबैगर सीरीज को हम लोगों ने 3-4 भागों में बांट के रखा हुआ है। जितने लोग अभी से जुड़े होंगे वो लोग देख लें। पहले हम लोगों ने इसको 1 रुपए से 5 रुपए के लिए पेनी स्टॉक्स में, 5 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए, 20 रुपए से 40 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए और 100 रुपए से 200 रुपए की सीरीज चल रही है। ठीक है, ये सीरीज आप लोग के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। 60 वीडियोस का नॉन स्टॉप सीरीज आप लोग के सामने आ रही है ना, जिसको मैंने पेनी स्टॉक्स, थोड़ा सा उससे ऊपर, फिर मिड कैप कंपनी, इसको पूरी तरीके से बेहतर तरीके से कलेक्ट करके आप लोग के सामने उपस्थित हुआ। सीरीज में जुड़ जाइएगा। अगर यहां से जुड़ रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीबैगर की सीरीज आप लोग के सामने उपस्थित हुई है। चलिए अब आज हम लोग बात करते हैं कि कंपनी कौन सी है और किस तरीके से फंडामेंटली उसका काम करने का तरीका क्या है। चलिए भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। मल्टीबैगर की वो सीरीज जिसमें करंट प्राइस आप देख रहे हैं 185 रुपए। इसका मतलब ये है कि 100 से 200 वाली सीरीज में ये पहली वीडियो आप लोग के सामने उपस्थित हुई है। इसका हाई देखिए 196 लगा हुआ है और जो लो है ना वो 89 रुपीज लगा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि भाई मार्केट जो है 185 पर ट्रेड कर रही है, इसका हाई 196 है, दोनों के बीच में बहुत कम मार्जिन है। अब बहुत सारे ज्ञाता आप लोगों को ये बता देते हैं कि मार्केट में ये अपने रेंज के बड़े करीब पहुंच चुकी है, या फिर ओवरऑल वैल्यूड कंपनी है, या फिर क्या इसको तोड़ेगी, करेक्शन लेगी। मेरे भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ना मिथ से बाहर निकलिए। ओवर वैल्यूड एप्पल कंपनी ना ब्रेकफास्ट से लेके आज तक ओवर वैल्यूड है। हर वैज्ञानिक उसको बता चुके हैं ओवर वैल्यूड परफॉर्मेंस। कंपनी मॉड्यूल्स में कितनी बेहतर है, कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है। टाटा मोटर्स को याद करिए, मैं टाटा मोटर्स को 65 रुपीज से ट्रेस कर रहा हूँ। 65 से लेकर 150, 250, 400, 450, 520, मना जाने कितनी रेंज आपके सामने आई और आज आप कंडीशन टाटा मोटर्स की देख रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में हमेशा ध्यान दिया करिए। ये फंडा वाले मेंटल लोग हैं ना, उस पर काम नहीं करना है। फंडामेंटल कंपनी कितनी मजबूत है, उनके फंडा में कितने मेंटल लोग हैं, इस पर काम नहीं करना है। कि आपको कहीं से संदेश मिल जाए कौवा काट लेंगे, आप भी ढूंढने निकल गए। बंद करना है। एजुकेशन पर काम करना है, जिसमें अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल पूरी तरीके से आपको डेडिकेटेड है सिखाने, लर्निंग्स में। तो करंट प्राइस आपने देख लिया माय डियर, हाई और लो आपने देख लिया। कंपनी का आरओई ठीक है, आरओसी ठीक है, ये दोनों चीजें बेहतर है। कंपनी का बुक वैल्यू, फेस वैल्यू से रिलेटेड भी आप लोग के पास क्वेश्चन आते हैं ना, इसी से ही आप ओवर वैल्यू बना लेते हैं कंपनी को। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला, इसके टर्म्स के वीडियो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मैं आप लोग के सामने वो सीरीज भी लेकर आ जाऊंगा। अब बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो काम किसमें करती है। ठीक है ना, फंडामेंटली कितनी रिच है, क्या हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का मिशन बात कर लेते हैं, फिर इनका विजन बात कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले इनका विजन क्या है, टू बी अ वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइजेज इन प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि भाई साहब एक शब्द आपको तो यहाँ पे हिंट के रूप में मिल गया कि ये जो कंपनी है वो काम करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है ना, ये कंपनी काम करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी हम इसको ना और क्लासिफाई कर देंगे। ईवी सेक्टर अलग ले आएंगे, पावर सेक्टर अलग ले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अलग ले आएंगे, फार्मा सेक्टर अलग ले आएंगे। सारे सेक्टर्स पर भी पहले स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, मिड कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काम करती है। मिशन क्या है कि कस्टमर फोकस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंपनी इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैं आगे बताता हूँ कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, क्यों मैंने इस कंपनी को पिक किया है। तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, तो मिशन विजन भी बड़ा है, कोई छोटा मात्रा काम है नहीं भाई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी कंपनी में घुसने के लिए 3 चीज चेक कर लीजिए। बंदा कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, उनकी होल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है ना, जो डायरेक्टर है, सीईओ है, फाउंडर है, मेंबर्स हैं, उनमें दम कितना है। तो मेरा तो आप सबको पता है, 3 ही लाइन बोलता हूँ। धंधा में दम कितना है, मॉड्यूल कितना बेहतर है, बंदे में कितना दम है, कितना स्केल कर सकता है, कितना बेहतर फाउंडर है, और तीसरा उसकी बुक क्या कहती है, उसका ग्रोथ रेट क्या कहता है, प्रॉफिट क्या है। ठीक है ना,
तो तीन ही चीज पे काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा इसके चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं कि एक साल में चार्ट वाइज इसने कैसे काम किया। तो चलो भैया चार्ट्स में एक साल का यहाँ पे लगा हुआ है, आपने देखा कि मार्केट में ठीक ठाक यहाँ से इन्होंने रेंज किया और लगातार ये धीरे 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 सस्टेनेबल रेंज में रहे हैं। आप देखिए पूरी तरीके से ना यहाँ से इन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट की, मान लेते हैं एक साल का लगाया है हमने, मार्च 2023 से इन्होंने अपने आप को स्टार्ट किया और लगातार आप देखिए कि यहाँ से ये सीधा अप ट्रेंड पे चलते चले जा रहे हैं और लगातार ये अपने आप को ले आते कहां तक ले आए, 186 के नियर अबाउट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनका जो ग्रोथ रहा है ना, जो इनका पाथ रेट रहा है ना, चलने का तरीका बहुत सस्टेनेबल और पॉजिटिव रहा है। इज इट फाइन? क्लियर हो गया? कहीं पे इनको एक डीप नहीं मिली अभी, आप देखिए एक साल में। इज इट फाइन? क्लियर हो गया? और अभी अचानक से मार्केट में इसके बारे में बड़ी खबर भी है ना, बहुत सारे लोग इस पर खबर ले रखे हैं, तो उन सब की भी खबर हम लोग लेंगे इस वीडियो में, पूरी तरीके से इस पूरे स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर डालेंगे। ठीक है ना? चलिए एक कदम और आगे चलते हैं कि परफॉर्मेंस देख लेते हैं भाई साहब इनकी, कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है भैया क्वार्टरली। तो इनकी परफॉर्मेंस पे देखो तो सेल्स, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको लगातार बोला है कि किसी भी, चाहे पहली स्टॉक्स की बात करिए, मिड कैप कंपनीज की बात करिए ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कंपनी ने कमाया कितना ना। तो तीन चीजों का ही तो मैंने आप लोगों को मंत्र दिया है। तो सबसे पहले देखिए भैया कि तुम्हारा सेल्स क्या है, मतलब कमाए कितना, फिर उसके बाद भैया खर्चा कितना किए, फिर उसके बाद भैया बचत क्या लेकर के बचत बनाए, कितना घर लेकर गए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट और कितना आपने डाइवर्सिफाई किया है अपने इन्वेस्टमेंट को ना, फिर उसके बाद अगला तुम्हारा विजन क्या है भाई साहब, कहाँ और कंपनी को ले जाने के लिए सोचते हो, अपना पैसा अगर तुमको दे रहे हैं तो कहाँ तक आप मेरे को असिस्ट करोगे, कहाँ तक आप मेरे को ले जाओगे, कहाँ तक आप मेरे पैसे को और मल्टीपल करने की क्षमता रखते हो। तो ये हमें 5 चीजें बता दो, उसके बाद हमें आपका रिजल्ट दिखा दो कि भैया आपने ठीक ठाक काम किया है या नहीं काम किया है। अब रिजल्ट को लेकर के हम लोग बड़ा सीरियस रहते हैं। तो कमाया देख लिया, खर्च देख लिया, बचत देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया, विजन समझ लिया, कंपनी का बुक्स देख लिया और रिजल्ट देख लिया। तो चलो भैया थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो सेल्स आपके सामने पूरी तरीके से रखा हुआ है कि सेल्स लगातार इन्होंने इंक्रीज ही किया है। बीच में इन्होंने मार्च 2022 में बहुत बेहतर रिजल्ट दिया था सेल्स के रूप में। ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने उसी के एवज में देखिए अपने एक्सपेंसेस को बहुत मॉनिटर करके चले। ठीक, इज इट फाइन? सारा डेटा तो आपके सामने है ही है, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसके पीछे की कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ स्टोरी होती है, तो वीडियो इतनी लंबी ना बने इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपने ऐप पर वेबिनार के थ्रू, जिससे पिक्चर के अंदर की स्टोरी भी आपको क्लियर हो सके। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ सारी चीज देखें ना, तो नेट प्रॉफिट पे चले जाते हैं टैक्सेशन और सेशन काट के। तो टैक्स इन्होंने 278 करोड़ का प्रॉफिट जो है ना 2020 में दिया, 2020 में दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि मार्च में फिर ये बढ़ाते चले गए, बढ़ाते प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, मतलब इन्होंने अपनी जो प्रॉफिट की हाई रेंज रखी वो 1368 रखी। किस ईयर में रखी? मार्च के क्लोजिंग में आपने दिया 2021। ठीक है, 2021 में। फिर उसके बाद इन्होंने मार्च 2022 में जो है, मार्च 2022 में 1155 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर इन्होंने देखो सस्टेनेबल तो रहे, फिर इन्होंने मार्च 2023 में, ठीक ना, मार्च 2023 में 1382 पहले वाले से प्लस करके, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर में हमेशा ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे दे रहा है। देखिए पहले फाइनेंशियल ईयर में क्या दिए, दूसरे में, तो फाइनेंशियल ईयर में ये आपके सामने एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। यहाँ पर सितंबर 2021 में भी इन्होंने अच्छा खासा आपको दिया प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर हम इसको समराइज कर देना, इनकी परफॉर्मेंस को अगर हम दें तो इनको हम ग्रेड दे देते हैं, ए ग्रेड। क्यों? क्योंकि शुरुआत से इन्होंने अपने प्रॉफिट पर बहुत अच्छा ध्यान दिया और जो प्रॉफिट का रन रेट है ना उसको बहुत सुधार के रखे हैं, बहुत पकड़ बना करके रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तकनीकी में ठीक ठाक है और अच्छा काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज अभी तक जो देखे हम लोग। और ठीक है 168 रुपीज में काम कर रही है, 180 रुपीज में काम कर रही है, तो अंडर 200 है, तो कितना बेहतर है ये इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका पॉकेट बजट बताता है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या 180 रुपीज या 250 रुपीज के अंदर के स्टॉक्स आपको
बेहतर तरीके से डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्यों इतने प्रॉफिटेबल रहे और आगे का फ्यूचर ही क्या बताकर चल रहा है। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में भी इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और नॉन डिफेंस में भी किया, लेकिन इनका डेडिकेशन मैंने आपको बताया कि इन्होंने जब अपने आप को कहा था अपने मिशन विजन में, जिन्होंने कहा था डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ना, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहां पे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, नॉन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि कंपनी ने दोनों पक्ष को इक्वली बैलेंस करके चले। पहला इनका डेडिकेटेड एरिया डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स था, अब ये कहां पे काम कर रहे हैं, नॉन डिफेंस में भी काम कर रहे हैं। चलो डिफेंस में भी देख लेते हैं। ये डिफेंस कम्युनिकेशन देखते हैं ना, मतलब मिलिट्री के इक्विपमेंट्स बनाने की दुनिया में, सिंपल सरल शब्दों में बता दो तो डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, ये पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में अपने आप को बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। तो नेविगेशन सिस्टम आप देखते हैं ना, रडार वगैरह लाइक दैट, ऐसी चीजें तो ये बना रहे हैं। डिफेंस का कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस से जुड़े हुए जैसे आप वायरलेस देखते हैं, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं। नेवल सिस्टम बना रहे हैं, लैंड बेस्ड रडार्स बना रहे हैं, लैंड इलेक्ट्रॉनिक वेफेयर सिस्टम्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने देखिए बैटरी, सिमुलेटर्स, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने पॉइंट आउट कर दी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको आपको स्टडी में थोड़ी सी मदद मिल सके। इसका मतलब डिफेंस में ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बेहतर काम कर रहे हैं। तो एक पिक्चर तो क्लियर हो गई कि ये जो हम लोग स्टॉक्स का सिलेक्शन किए हैं वो फंडामेंटली रिच है, इसका मार्केट साइज ठीक है, मार्केट में काम करने का जो उसका सस्टेनेबिलिटी रेट रही है परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छी रही है ना, साथ ही साथ इसका जो एसकेयूज है ना, इसकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बड़ी वास्ट है, वो बड़ी वाइड है। तो इससे भी इन लोग ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। इसका मतलब इनोवेशन में अच्छा काम कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। नॉन डिफेंस में देखिए साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ई मोबिलिटी में इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, रेलवेज में ये कम्युनिकेशंस में काम कर रहे हैं ना, रेलवे सेक्टर्स में भी ये काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ। ई गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स के जो भी हैं, वहां पर ये अच्छा काम कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि इन्होंने नॉन डिफेंस सेक्टर्स में भी किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां पे इनकी एक्सपर्टीज है वहां पर ये किस तरीके से सर्व कर रहे हैं और किस तरीके से कंपनी के पोर्टफोलियो को बेहतर बना रहा है ना। कंपनी प्रॉफिटेबल रही है शुरू से ना, बेहतर तरीके से काम कर रही है, कंपनी का SKUs अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है। पहले ये डेडिकेटेड थे पूरी तरीके से अपने डिफेंस में और अभी ये नॉन डिफेंस में भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं व्हाई वी चूज, हमने इसको क्यों चुना है। तो कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स है। कॉन्स को लेकर के मैं बहुत सीरियस इसलिए नहीं हूं क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव में कुछ उतार पर भी हम लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, लेकिन ये उतार कितना सीरियस है, मैं इसके कॉन्स कितने सीरियस है उसको लेकर अभी हम लोग एक एक चिट्ठी क्लियर करेंगे। कहता है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। देखो ये शब्द बहुत अच्छा होता है, किसी भी कंपनी को फ्लाई करने के लिए ना ये सबसे अच्छी चीज होती है कि उस कंपनी के ऊपर जो है डेट एकदम से फ्री रहे। अगर डेट किसी वजह से फ्री नहीं है, मान लीजिए उसके ऊपर कुछ करोड़ का लोन है, मान लीजिए कोई भी फिगर है वो, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए ना हमेशा उसकी एसेट्स की लायबिलिटी ना, सॉरी एसेट्स काउंट करिए और उसकी लायबिलिटी काउंट करिए। अगर उसके एसेट्स जो है ना उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है तो हमेशा अगर उसके ऊपर डेट भी है ना तो आपको डरने का विषय नहीं है। मैंने क्या फॉर्मूला, क्या मंत्र दिया है, क्या गुरु मंत्र दिया है, उसको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार रिपीट और कर देता हूं कि अगर किसी भी कंपनी पर डेट है भी तो आपको डरने का विषय नहीं है। फंडामेंटली उसको चेक करने के लिए मैंने कहा कि उसके एसेट्स वैल्यू को देखिए और उसकी लायबिलिटीज वैल्यू को देखिए। अगर उसके एसेट्स वैल्यू उसकी लायबिलिटीज वैल्यू से ज्यादा है तो उसके लोन पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को कैलकुलेट करिए, इनके ट्रायंगल्स को सेट करिए। लोन कितना है, एसेट्स कंपनी के पास कितना है, लायबिलिटीज कंपनी के पास कितना है। अगर इसमें इसके एसेट्स वैल्यू आगे निकल रहे हैं तो इट मींस कि कंपनी फंडामेंटली क्लियर है और उसको डेट से डर नहीं है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं अगर वो डेट फ्री ही हो गई तो वो उड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। तो कंपनी जो भी डेट फ्री होती है ना वो प्रमोटर्स को, DIIs को, हमको, आपको लुभाती है और ज्यादा मैच्योर करती है, स्ट्रॉन्ग करती है अपने डिसीजंस को लेने के लिए और इन्वेस्टमेंट समझने के लिए। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 45% डिविडेंड दे आर जस्ट पेइंग ना।
अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और 45.4% लमसम, आप समझ लीजिए कि आप ये 46% के नियर अबाउट अगर ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये कितना बेहतर प्रॉफिटेबल है और कितना बेहतर अपने इक्विटी होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के बारे में ध्यान दे रहे हैं ना। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई चूज इट, इस वजह से मैं इसे चूज करता हूँ। और दूसरी चीज है, स्टॉक इज ट्रेडिंग इन 9.11 टाइम्स इन बुक वैल्यूज। देखो एक रहता है ना बुक वैल्यूज, ओवर वैल्यूड, अगर ये सारे टर्म्स आपको आ जाते हैं ना तो आप बचा रह सकते हो, क्योंकि आपको इस टर्म्स का, इसका फॉर्मूला, इसका बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आती नहीं है, लेकिन उसके लिए बेफिक्र रहिए, सारा ट्रेडिंग स्कूल इज कमिटेड। हम आपको लाख रुपए कमाना नहीं सिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आपको रातों रात करोड़पति बनाने के लिए यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं, लेकिन एक विजन हमारी कंपनी का भी है, क्लियर अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड का, कि हम अपने व्यूअर्स का, हम अपने स्टूडेंट्स का हैंड होल्डिंग करते हुए उनको फाइनेंशियली लिटरेट कर देंगे, इतना ज्यादा उनको इस दुनिया में एजुकेट कर देंगे कि वो अपने पैरों पर स्टेबल हो जाएंगे और अपना फाइनेंशियल गोल, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने फाइनेंस को मैनेज करने की कला उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो हम भी इसी मिशन और विजन के साथ काम कर रहे हैं और इस यात्रा में आप हमारे शुभचिंतक हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कॉन्स की बात मैंने आपको बता दी कि ओवर वैल्यूड में नहीं फंसना है ना, तो हमें बुक्स वैल्यूज के हिसाब से उनके, कई बार अभी अगर आपको लगे कि इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं नंबर ऑफ आपको मिसकॉन्सेप्शंस दे दूंगा, नंबर ऑफ कंपनीज दे दूंगा जहां पे उनका बुक वैल्यू ना वो प्राइस के हिसाब से ना घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था एमआरएफ को लेकर के और टीसीएस को लेकर के, तो जा करके वो वीडियो देखेगा तो ये वाला थोड़ा क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक है ना। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ ओवर, देखो कोई भी कंपनी जब एक्सपेंशन करती है, कोई भी कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने सेल्स में से ही अपने इन्वेस्टमेंट को ही री इन्वेस्ट करती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है। और जब प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाता है तो ये लाजमी सी बात है कि जितना अगर 100 रुपए आया, मैंने आपको 5 रुपए कमिटमेंट किया था तो 100 रुपए मैंने 5 रुपए दिया, लेकिन अगर मेरे पास 80 रुपए ही आया तो मैंने उसके एवज में आपको दिया, जिससे रेट तो आपको कम दिखेगा, लेकिन क्यों दिखा तो उसके पीछे का रीजन मैंने बताया कि ऐसा देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच करके भाग गए ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर वो बेचा है या फिर अगर उन्होंने कुछ किया है तो अपने एसक्यूज बढ़ाया है ना, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाया है, उन्होंने अपने विजन को और बड़ा किया है, तो क्रिस्टल क्लियर आपको अपनी सारी चीज देते हैं और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक बार क्रॉस चेक करना। और अगर कहीं से भी आपको किसी भी स्टॉक की हेल्थ चेकअप करानी है, अगर आपने कोई भी ले रखा है तो उसको लेकर के भी आप हमसे केस स्टडीज करा सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता करके। चलिए आगे बात करते हैं रिजल्ट की, परिणाम की, कि भैया बेटा और बेटे के बीच संबंध क्या है। बेटा कहता है बहुत पढ़े, बेटा कहता है फेल हो गए ना, तो इसके बीच में थोड़ा सा संबंध स्थापित करते हैं, रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं। 2012 से स्टार्ट करते हैं पिक्चर को और 2023 में फाइनल करते हैं ना। सेल्स ठीक है, ग्रोथ देखिए सेल्स का 2012 से लमसम 6000, 6200, 6500, 7000 और लगातार इन्होंने अपने सेल्स को ग्रोथ करते हुए इस बार का जो टीटीएम दिया है, अब देखो एक शब्द आता है आरओसी, आरओई, टीटीएम, एआरआर, देयर आर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज दैट इज यूजिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको लगता है कि हमें इसको पढ़ा देना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी भी सीरीज हम आपको सामने पूरा लेकर आएंगे। उसको कहते हैं टोटल 12 मंथ्स, ठीक है ना, टीटीएम या ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी समझ के लिए कह सकते हैं, लेकिन टीटीएम समझ लीजिए कि 12 मंथ्स का वहां पे बात हुई है। एक्सपेंसेस देखिए उसी के एवरेज में उन्होंने अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज करके चले, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी एक मंत्र दिया था, कमाता कितना है खर्च कितना करता है, तो उसके एवज से आप देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है साहब कि टैक्सेस टैक्सेस दुनियादारी इविक्टस विक्टस जितना चीज है सब काट पीट के आपके पास घर में कितना बचता है, तो नेट प्रॉफिट इज द फाइनल कॉल। तो नेट प्रॉफिट देखिए 847 करोड़ से स्टार्ट होता है, 847, 911, 950 और देखिए लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज, कहीं पे भी फिगर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो फिगर जो है ना पिछले वाले फिगर से कम रहा हो। एक जगह यहाँ पर है 88.7, 88.25, लेकिन ठीक है ना, नंबर्स में करोड़ में कम नहीं हुआ, 21, 24, 29, 35। तो इसका मतलब देखिए कि इस तरीके से लगातार आपने सेल्स ग्रोथ देखा, इनका मतलब रिजल्ट जो है ना वो बहुत बेहतर रहा है ना। अब रिजल्ट अच्छा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काम कर रहा है। चलो मैं तुमको एक यहाँ पे बेहतर तरीके से एक हिंट देता हूँ जिसको लेकर के आप मुझे फाइनल बता देंगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, और ये समझ जाओ कि मेरे भाई हम लोग भारत से बड़ा प्रेम करते हैं
ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैंने किस कंपनी को लेकर के हिंट दिया हो, और लास्ट में मैं बताऊंगा, मैं क्लियर बताऊंगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काम कर रही है और भारत में काम कर रही है ना। तो ये कौन सी कंपनी का नाम मैंने आपको हिंट किया है। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है ना, कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो कंपनी देखो, अगर हम इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में इन्होंने 72 किया है। अभी इन्होंने टीटीएम अपना 3% का दिया है। ओवरऑल अगर देखें तो एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट है, 11 11 11, राइट। अब यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनका लगातार इंक्रीज हुआ है। आप देखिए 10 साल में इन्होंने 13% कहा है दिया है, 5 इयर्स में इन्होंने 16% दिया है, 3 इयर्स में इन्होंने 18% दिया है, ओवरऑल टीटीएम जो है इन्होंने 29% दिया, तो बहुत बेहतर है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर, अब सीएजीआर का मतलब माय डियर होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ना। तो अगर इसके फॉर्मूले आपको चाहिए, पढ़ाई की मैंने बताया है कि नीचे आप अपना धर्म निभाइए, पूछिए हमसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को लेकर के भी देखिए कि बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट्स किया है। 35% इन्होंने 10 इयर्स में कहा, फिर 5 इयर्स में 46, फिर 3 इयर्स में 58, फिर 1 ईयर में 97, जो अभी टीटीएम है, ठीक है ना। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लोगों ने लगातार सस्टेन करते हुए बढ़ाया है, 19, 21, 21, 23। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें ना, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, इनके फाइनली बुक्स की बात करें जहां पे इन्होंने अपने बैलेंस शीट दिया है, तो हर जगह ये बहुत बेहतर तरीके से कमिटेड है और बेहतर तरीके से इन्होंने काम किया है ना। अब बात आती है कि भैया इनका मॉड्यूल एक्सपेंशन पर क्या काम कर रहा है। अगर हम अपना डिसीजन भी बनाते हैं तो ये क्यों बनाए, क्योंकि मान लो 185 पर ट्रेड कर रही है, मान लेते इसका 196 इसका हाई है, एक उदाहरण के तहत मैंने सब डेटा तो आपको दे दिया है। अब 185 पर काम कर रही है, अब यहां से मैंने समझ में आ रहा कि एक करेक्शन ले लेगी या इसको ओवर करके एक नया हाई बनाएगी। तो इन्होंने क्या कहा है कि देखो भैया बीएल रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 49% इन पैट ड्यूरिंग द, अब यहां पर देखो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वहां पे इन्होंने जो ग्रोथ दिया है 49% कर दिया है। रिसीव द ऑर्डर वर्थ ऑफ 1034 करोड़। इनका जो इस वक्त का जो पावरफुल इनके पास स्ट्रेंथ है ना, जिसके लिए बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है और लाइमलाइट में आई हुई ना, इसके पीछे का रीजन क्या है कि 103 करोड़ का इनके पास क्या है, एक ऑर्डर है। और ये बेहतर तरीके से ना ऑर्डर को फुलफिल करने का दमखम भी रखता है, ऑर्डर्स तो इनको लगातार मिलता रहता है। और बीईएल यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म भी आपको देखने को मिल गया, जिसको आप मुझे बताइएगा कि क्या नाम इसकी कंपनी का फुल फॉर्म है। बाकी अभी तो मैं आपको आगे पूरा बताता हूं। नाउ द पिक्चर कम्स इन अ फाइनल स्टेज। क्या है, कहता है कि भैया मुझे ये बता दो कि शेयर होल्डर पैटर्न क्या है। तो देखो जो प्रमोटर्स है ना, प्रमोटर्स का मतलब बंदा, फाउंडर, सीईओ ना, डायरेक्टर जो भी हो उस पोजीशन पे, तो प्रमोटर्स ने 41.14% जो है 2020-21 में लिया। फिर उसके बाद देखिए लगातार कहीं से भी 2020-21 से लेकर 2020-23 तक, मार्च 2020-21 से शुरू होता है, मार्च 2020-22 में जाता है ना, फिर मार्च 2023 में जाता है। अब 2024 के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में बात होगी। इन्होंने कभी भी अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को 1% भी घटाया और बढ़ाया नहीं। इसका मतलब इन्होंने अपनी कंपनी में एकदम सस्टेनेबल, क्यों, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल शुरू से रही है, कंपनी के पास डेट नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पहले डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में डेडिकेटेड थी, अब ये नॉन डिफेंस में भी डेडिकेटेड है। कंपनी के पास इस बार का ऑर्डर वैल्यू 1034 करोड़ का है। तो कंपनी हर तरीके से अपने आप को एक मोटिवेटेड रखी हुई है और इसलिए प्रमोटर्स भी बहुत स्टेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं एफआईआईज। ये जो एफआईआईज है ना, एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जरा इनका रुझान देख लेते हैं। 11.58%, लगभग इसे 11.5, 11.50% पे कंसिडर कर लेते हैं। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये 11.58% पर थे। उसके बाद देखिए 14% पे आते हैं, फिर 15 पे आते हैं और लगातार अपने आप को 11 to 17, 1150 मान लेते हैं। यहां से इन्होंने 17.75% पे
अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब आप मुझे बताइए कि एफआईआई का डेडिकेशन देखिए कि एफआईआई भी शुरुआत से एकदम पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल रखे थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर के दो फाइनेंशियल ईयर के गैप में इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है 11.50 से 17.50 प्लस लेकर गए हैं। तो चलो भाई डीआईआई की बात कर लेते हैं। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ना इंस्टीट्यूशन। तो अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो एक कैपिटलिस्ट है अपने इंडिया के, या फिर जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है या फिर म्यूचुअल फंड है, जब कहीं पे इन्वेस्ट करता है ना तो उसको हम लोग डीआईआई कहते हैं। अब जब डीआईआई की वैल्यू देखिए 30% से इन्होंने एंट्री करी है और लगातार 23.37%, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से सेल नहीं किया। देखिए 1%, फिर कहीं आधा परसेंट, फिर कहीं 1%, फिर आधा परसेंट, ऐसे करते हुए अपने प्रॉफिट्स को बुक किया। और डीआईआई और म्यूचुअल फंड या कैपिटलिस्ट क्या करते हैं ना, इनको एक समय तक कहीं पे प्रॉफिट है, फिर वो प्रॉफिट को बुक करके ना अपना एंट्री एग्जिट लगातार बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज करके चले हैं, एक अच्छा रुझान दिए, तो ये आपको हमको भी एक मोटिवेशन देता है और आपके डिसीजन पावर्स को बढ़ाता है। पब्लिक 7.7% पे थी, उसके बाद लगातार 7.72% पे आज भी वापस आ गई। बीच में 1-2% का प्लस माइनस रहा है, जो कि बहुत ज्यादा काउंटर नहीं रहा है, अकाउंटेबल नहीं रहा, लेकिन आपने फिर भी देखा कि 7.7% से 7.72% के बीच में एक अच्छा रुझान बना करके पब्लिक ने भी रखा था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है। अब इसमें नाम को लेकर के मैंने आपको बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। मैंने इसको पहले भी स्टोरी में आपको बताया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ना, एक ऐसी कंपनी है जो कि भारत में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करती थी। तो इसका हिंट मैंने आपको दे रखा था। मुझे पता है कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे कंपनी का नाम। शॉर्ट फॉर्म में इसे बीईएल कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। प्लीज जाकर के आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पर सारी चीजों को लेकर आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको कितना बेहतर से बेहतर एजुकेट कर सके। मल्टी बजट सीरीज का सिर्फ एक 60 डेज का सिर्फ टारगेट ये है कि हम आपको 1 रुपए से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 200 रुपए के बीच के बेहतर से बेहतर कंपनी जो कि फंडामेंटली बड़ी मजबूत है, और या फिर कुछ चीजें जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से वो कंपनी है, तो उनके बीच में हम बेहतर तरीके से रिसर्च करके आपको एजुकेट कर सके। और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का सिंपल सा कहना है कि हम अपने 1 लाख स्टूडेंट्स को अपने पैर पर खड़ा करके उनको फिनेंशियली इतना एजुकेट करना चाहते हैं, इतना लिटरेट करना चाहते हैं कि वो अपने डिसीजन स्वयं से ले पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।